प्रभावशाली है, एक मिनट केसी त्यागी साहब, एक भारत है, एक इंडिया है। गैर बराबरी शलभ क्या एक बड़ी विकट समस्या है? हम आगे बढ़ रहे हैं, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। 1% लोगों के पास देश का 40% कुल धन संपत्ति हो, और दत्तात्रेय होसबोले ने भी ये बात कही है कि 10% लोग अगर 57% कमाई उनके हाथ आ रही है और बॉटम 50% के पास 13% कमाई आए, क्या ये एक बड़ी चुनौती है 74वां गणतंत्र दिवस जब हम मना रहे हैं? अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ। और मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ा दिन है हम सभी के लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए, भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिन पर हमें गर्व करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें सतत प्रक्रिया के तहत होती हैं, सतत प्रक्रिया चलती है और बेहतर करने की दिशा में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर भारत G20 की मेजबानी कर रहा है तो हमें इस बात पर खुश होना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए। आज जनजाति समाज से आने वाली एक बहन इस देश की राष्ट्रपति का पद सुशोभित करती हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि नया भारत है। आज एक चाय बेचने वाले परिवार का बेटा अगर इस देश का दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर, तो हमें निश्चित तौर पे गर्व होना चाहिए, इस बात को लेकर गौरव होना चाहिए कि देश आगे बढ़ा है। आज अगर हमारे पास राफेल जैसे हथियार हैं, राफेल जैसी तकनीकी है जिसके जरिए हम दुश्मनों को उनके घुटनों पर टेकने के लिए मजबूर करते हैं, तो हमें जरूर गर्व होना चाहिए कि नहीं, हमारा देश सशक्त हुआ है। आज अगर धारा 370 जो अखंड भारत के सपने को चकनाचूर करती थी, उस 370 को खत्म करने का काम किया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज तिरंगा लहरा रहा है। आज मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को भी देख रहा था कि तिरंगा लहरा। आपको ऐसा क्यों लगने लगा शलभ कि मुझे इस बात का गर्व नहीं है, मुझे अपने देश पर गर्व नहीं है? हम चिंताओं पर चर्चा कर रहे हैं, आप ताल पर ताल ठोके जा रहे हैं। दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन कमाने लायक भी अपने आप को महसूस नहीं कर पाते। तो 74वें गणतंत्र दिवस पर क्या ये चर्चा निरर्थक हो जाती है? नहीं, मैंने ऐसा कतई नहीं कहा कि आपको गर्व नहीं है, पर मैं तो ये बता रहा हूं कि हमें गर्व होना चाहिए इस बातों पर। दूसरी बात कि केसी त्यागी साहब मुझसे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, बहुत अच्छा लगा समाजवाद की उन्होंने बात की। मुझे लगता है उनके जो नए मित्र हैं उन पर भी उनको चर्चा करनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं ना कि हक मार दिया, कुछ खास लोगों तक पैसा चला गया, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले केसी त्यागी साहब के नए मित्रों के विरुद्ध चल रहे हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि जो लोग समाजवाद का नारा लेकर आगे बढ़े उन्होंने कैसे अपना खजाना भरा। अब केसी त्यागी साहब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि लालू यादव जी, मीसा यादव जी, राबड़ी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव जी, अब उसके बाद भी केसी त्यागी साहब को अगर लालू परिवार में समाजवाद नजर आता है तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि इस देश में आजादी के 70 साल बाद भी यहाँ की बहनों के पास, माताओं के पास टॉयलेट नहीं था और इस हिंदुस्तान में फिल्म बनती थी 6 दशक बाद। आर्थिक न्याय मिल रहा है देशवासियों को, समाजवाद से ही जुड़ा, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल पॉलिटिकल पर आता हूं, आर्थिक न्याय मिल रहा है देशवासियों को। संदीप भाई बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। आजादी के 6 दशक बाद भी इस हिंदुस्तान में एक फिल्म बनती थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसमें यह बताया जाता था कि रेल की पटरियों किनारे सुबह सुबह माताएं और बहनें बैठती हैं। उन माताओं बहनों को सशक्त करने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज आप रेल की पटरियों के किनारे माताओं बहनों को नहीं पाएंगे। ये भी अपने आप में एक आंदोलन था, स्वच्छता का भी एक आंदोलन था। आप कहते हैं आर्थिक आधार पर, आप जरा देखिए ना, जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास बिजली नहीं थी, बहुत से ऐसे मजरे थे। हम लोगों ने देखा कि दादी जो है बहू बन के आई थी और अब उनकी दादी की बहू की पौत्री जो है बहू बन के आई है, तो भी घर में बिजली नहीं थी, आज बिजली है। ठीक है, चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनौतियां हैं, एक बड़ी चुनौती क्या पंथ निरपेक्षता को लेकर है। हमारी प्रस्तावना में तीसरा बड़ा शब्द सॉवरेन सोशलिस्ट के बाद सेक्युलर है। ये बात बात पर मुसलमान हिंदू जो हो रहा है, मुसलमानों को कुछ इस तरह का बोध कराया जा रहा है, मतलब वो द्वयम दर्जे के नागरिक हों, 80-20 का नैरेटिव चलना, ये आइडिया ऑफ इंडिया था। आज गणतंत्र दिवस के आपके जो मुख्य अतिथि थे, आप उनका नाम पढ़िए, उनका बैकग्राउंड पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये भारत क्यों भारत ऐसा है। और भारत अपने आप में ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सेकुलरिज्म के नाम पे जिन्होंने तुष्टीकरण किया उनको जरूर तकलीफ होती है। सेकुलरिज्म के नाम पे धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया गया, उनको तकलीफ होती है। सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश में बड़ी नेता कहती है कि बाटला एनकाउंटर होता है तो आतंकवादियों के मरने पर उनको अफसोस होता है, तो निश्चित तौर पे यहाँ सवाल उठेगा। वो जो करंट लगता है, गोली मारो,
ये देखिए, बयानों की जहां तक बात आएगी, बयान तो बहुत सारे हैं, मैं उनकी संदीप भाई, बारीकियों में नहीं जाना चाह रहा हूं। सवाल बड़ा सीधा है। आप मानते हैं हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं? बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय कराए। हम संविधान के एक शब्द से, हमारे लिए संविधान का एक एक शब्द हमारे लिए पवित्र है। हमारे लिए संविधान पवित्र है। हम तो लोगों में जो कहते हैं कि हम सबसे आखिर में है, हमारे धर्म से ऊपर भी हमारा संविधान है, हमारे धर्म से ऊपर हमारा राष्ट्र है। लेकिन जरा उनसे पूछिए जो ये कहते हैं कि नहीं राष्ट्र नहीं, आप ही के बहुत से सहयोगी, आप ही के बहुत से जो लार्जर संघ परिवार है, वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या मेल खाती है संविधान की प्रस्तावना, जहां साफ है कि हम एक पंथ निरपेक्ष मुल्क हैं? देखिए ऐसा है संदीप भाई, आप अगर उनकी बातों का अगर सही मायने नहीं निकालेंगे तो आप यही समझेंगे। मैं तो कहता हूं ना कि इस देश में एक समाजवादी पार्टी के एक एमएलए है इरफान सोलंकी। अब उनसे अगर उनको कहा जाए भाई कि आपके नाम के आगे सोलंकी क्यों लगा हुआ है, इस बात को भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें कौन सा गुनाह है? अगर मुनव्वर राणा के नाम के पीछे मुनव्वर के साथ राणा जुड़ा है तो अपना इतिहास जानना कौन सा बुरा है? और इतिहास अगर किसी को बताया जाए तो इसमें कौन सा बुरा है? इस देश में इतने सालों तक आक्रांताओं ने हमले किए हैं। इस देश में हजारों सैकड़ों सालों तक यहाँ पर आक्रांताओं ने लूटपाट की है। सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया है, राम मंदिर तोड़ा गया है। तो अगर उस पर चर्चा की जा रही है तो हमारा देश बहुत मैच्योर हो चुका है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो जब अयोध्या का फैसला आ रहा था तो कुछ लोग कहते थे देश मैच्योर हो चुका है। आप ये कह रहे हैं आजकल बाबा चमत्कार करते घूम रहे हैं, उनको फिर हिंदू धर्म की आन बान शान बता दिया जाता है। चमत्कार वो नाम बता देंगे, ये नहीं बताएंगे जोशीमठ में दरारें आने वाली हैं, मोरबी में हादसा होने वाला है। संदीप भाई सवाल तभी खड़ा होता है संदीप चौधरी पर जब संदीप बाबाओं की बात करते हैं। संदीप पादरियों की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो तमाम एक पादरी है 5 मिनट में एड्स का इलाज करने का ढकोसला देश के सामने पेश कर रहे हैं। आप पिक एंड चूज करते हैं क्या? सेकुलरिज्म के नाम पे आप एक बाबा पर हमला बोल देते हैं, लेकिन बाबा पर हमला बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती। इस्लामिक कट्टरवादियों पर नहीं, आपको उसमें कष्ट होता है, आपको कष्ट होता है। बाबा क्यों मिलते हैं? नहीं, कष्ट होता है आपको। आपका जो चश्मा है वो सेकुलरिज्म को दूसरे नजरिए से देखता है। हम सेकुलरिज्म को दूसरे नजरिए से देखते हैं। अच्छा, ये संविधान किस नजरिए से देखता है? सवाल तो यहाँ पर है। संदीप चौधरी जितनी आसानी से बाबाओं पर हमले जो फाउंडिंग फादर्स थे वो कौन सा चश्मा लगाकर देख रहे